Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. सलाम, दिस इज़ डॉक्टर रिजवान। आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एमकेट ईकेट के जो पेपर्स आते हैं, जो हर साल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसमें फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर एमकेट की बात की जाए और ईकेट की बात की जाए तो 12 to 13 एमसीक्यूज आते हैं। तो उसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो कहाँ कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे पूछा जाता है अक्सर अमूमन। और फिर इसके बाद मैं एक वीडियो इस पर ही बनाऊंगा कि थ्योरी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे हमारे थ्योरेटिकल एमसीक्यूज बनते हैं। तो पहले मैं न्यूमेरिकल पार्ट को कवर कर रहा हूँ। अक्सर आप अगर देखें हर ईयर में तकरीबन आप देखें तो चैप्टर नंबर 1 से आपको एक न्यूमेरिकल लाजमन मिलेगा, और वो कौन सा होगा? या तो वो होगा एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला, या फिर एक न्यूमेरिकल ऐसा होगा जिसमें रिलेशनशिप पूछा जाता है मास, मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स में लिख देता हूँ, इसमें सारे कवर हो जाएंगे, और वॉल्यूम। और अमूमन क्लासेस के अंदर इसकी ट्रिक भी बताई जाती है कि अगर मास पता हो तो डायरेक्टली हम मोल कैसे निकाल सकते हैं, और मोल पता हो तो पार्टिकल्स कैसे निकाल सकते हैं, और पार्टिकल पता हो तो वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं। तो भाई ये जो न्यूमेरिकल है ये अमूमन हर साल में आपको इस तरह का न्यूमेरिकल मिलेगा। या तो मास पूछा होगा, या मोल, या पार्टिकल, या फिर वॉल्यूम, या फिर आपको एक न्यूमेरिकल इसका मिल जाएगा कि एम्पेरिकल फार्मूला पता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लें या एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लें। ठीक है, तो चैप्टर 1 से ये टॉपिक लाजमी कवर होता है। और एक साल ऐसा भी देखा गया था जिसमें सिग्निफिकेंट नंबर का भी न्यूमेरिकल आया था, और वो न्यूमेरिकल देखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन अगर आप उसको ट्रिक बेस सॉल्व करते हैं तो वो 10 सेकंड का भी नहीं है। तो चैप्टर 1 से ये 3 अगर टॉपिक्स आप कवर कर लेते हैं तो आपको न्यूमेरिकल पार्ट आराम से निकल आएगा। जो अब तक पास पेपर्स आए हमारे पास और उनमें यही देखा गया है। ठीक है, चैप्टर 2 पे आता हूँ मैं। चैप्टर 2 में से पहली बात तो ये कि लिक्विड और सॉलिड स्टेट में कोई न्यूमेरिकल नहीं है। गैसियस स्टेट में जो न्यूमेरिकल अक्सर हमें मिलता है या तो वो जनरल गैस इक्वेशन से होता है, इस फार्मूले से सॉल्व हो रहा होता है, PV = nRT, जिसमें R की वैल्यू आपने याद रखनी होती है, या फिर अक्सर अमूमन जो सवाल आता है वो चार्ल्स लॉ से आता है। ज़्यादातर चार्ल्स लॉ, इसका फार्मूला आपको पता है, V1/T1 = V2/T2। तो आप इन दो टॉपिक्स पे ही फोकस कीजिएगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर, ताकि आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आराम से जो है वो निकल आएँ इन चैप्टर से। अब मैं आता हूँ ज़रा चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3, पहली बात तो ये है कि चैप्टर नंबर 3 में आपको ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स मिलते हैं जो एटम के स्ट्रक्चर को बताते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को बताते हैं। तो वो थ्योरेटिकल पार्ट है, ज़्यादा उसमें न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है। लेकिन उसमें आयोनाइजेशन वाला एक न्यूमेरिकल है, आयोनाइजेशन एनर्जी अगर फाइंड आउट करनी है हमें तो कैसे होगी, उसका एक न्यूमेरिकल है जो 2-3 सालों में अक्सर पूछा गया है। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है, रूल्स क्या क्या हैं, और उनकी अगर मतलब वायलेशन हो रही है तो हमें रूल्स पता होने चाहिए। जैसे हमें कॉन्फ़िगरेशन दी जाएगी और वो गलत दी जाएगी तो हमें ये बताना होगा कि किस रूल के मुताबिक ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और इसके अलावा एक और चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ हम एक टॉपिक पढ़ते हैं क्वांटम नंबर। तो उनमें भी बड़ा हमें फंसाते हैं। ठीक है, n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू, s की वैल्यू। डन है। तो ये 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल पार्ट हमारे इस तरह कवर होते हैं। चैप्टर 4 के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। याद रखना है आपने क्या, सिर्फ बॉन्ड लेंथ, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ बॉन्ड लेंथ याद रख लेंगे। बिटवीन कार्बन जब सिंगल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डबल बॉन्ड होता है बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड होता है बॉन्ड लेंथ क्या होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन के बीच में क्या है, ऑक्सीजन के बीच में क्या है, Cl के बीच में क्या है। न्यूमेरिक बुक में कोवेलेंट बॉन्ड के टॉपिक में पूरा एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें बॉन्ड लेंथ भी दी हुई है और साथ में बॉन्ड एनर्जी भी दी हुई है, लाजमी याद कीजिएगा। इसके अलावा डाइपोल मोमेंट का भी एक पूरा चार्ट बना हुआ है, उसमें आपने डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज़ याद रखनी है, किसकी 0 होती है और किसकी 0 से ज़्यादा होती है, और 0 से ज़्यादा होती है तो फिर कितनी होती है, ये देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 5 की तरफ। चैप्टर 5 में अगर आपने फोकस किया हो तो ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं हीट ऑफ
फॉर्मेशन के, अगर आपको याद हो 4 इक्वेशंस और 3 इक्वेशंस वाले न्यूमेरिकल जो आम रूटीन में हम करते हैं तो 8 to 9 मिनट्स लग जाते हैं सॉल्व करने में, लेकिन टीचर हमें जाहिर सी बात है हमने भी अपने स्टूडेंट्स के साथ इसकी टेक्निक शेयर की है, आपके साथ भी टेक्निक शेयर हुई होगी कि इसे 1 मिनट में या उससे कम समय में कैसे सॉल्व करना है। हीट ऑफ फॉर्मेशन और इसके अलावा एक सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मेरे ख्याल में ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है कि इस स्टेज पे आके सब इसे आसानी से सॉल्व कर ही लेते हैं। तो ये 2 टाइप के न्यूमेरिकल, लेकिन ज़्यादा जो कॉमन पूछा जाता है जिससे बच्चे थोड़ा घबराते भी हैं कभी कभार, वो हीट ऑफ फॉर्मेशन का है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 6 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जिसमें सारे स्टूडेंट घबराते हैं वो है केसी का, ठीक है ना। केसी का न्यूमेरिकल जिसमें आपको पता है पहले हम इनिशियल मोल देखते हैं, फिर इक्विलिब्रियम मोल देखते हैं, फिर केसी का फार्मूला लगाते हैं। तो इसके बहुत से न्यूमेरिकल्स आपको पास पेपर में मिलेंगे, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई केसी का न्यूमेरिकल तो मुझे सॉल्व करने ही हैं, कुछ भी हो जाए, ठीक है, केसी का। इसके अलावा केएसपी के न्यूमेरिकल पे इतना फोकस नहीं होता, लेकिन आप देखें तो जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है केएसपी वाला, उसमें एक चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट में 18 से 25 सेंटीग्रेड के बीच में कुछ सब्सटेंसेस हैं, कुछ सॉल्ट्स हैं जिनकी केएसपी वैल्यू दी हुई है, तो वो आपने लाजमी याद रखनी है, ठीक है, केएसपी का चार्ट। इसके अलावा अभी सिर्फ मैं क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट की बात कर रहा हूँ तो न्यूमेरिकली तो मुझे इसमें यही नज़र आ रहा है। और एक और टॉपिक है टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन, वैसे ये कभी टॉपिक शायद आया तो नहीं है, टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन। इसके न्यूमेरिकल भी क्लास में करवाए जाते हैं कि एक आपको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे केसी की वैल्यू कांस्टेंट दी हुई होती है और दूसरी आप खुद निकालते हो, फिर दोनों को कंपेयर करते हो और पता लगता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है, बैकवर्ड में जा रहा है, या फिर दोनों में जा रहा है, इक्विलिब्रियम में आगे। तो ये 3 टॉपिक आपके न्यूमेरिकली टारगेट होने चाहिए। इसके अलावा अगर मैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ आता हूँ तो 7 में तो न्यूमेरिकल की भरमार है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें ऑक्सीडेशन नंबर सबसे आसान न्यूमेरिकल, ये आपने लाजमी प्रैक्टिस रखनी है। और अब जो फर्स्ट टाइम हम लोग करते हैं पूरा डिटेल में एक सपोज करते हो ये और वो, ऐसा कुछ भी नहीं करना होता, बस कंपाउंड के ऊपर ही चार्ज लगा के उसी वक्त पता चल जाता है, ठीक है। पीएच के न्यूमेरिकल टारगेटेड, पीएच पीओएच, और इनके दरमियान एक फार्मूला है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14। ये फार्मूला आपके लिए और हेल्पफुल होता है। और दूसरी बात, क्लास में आप लोगों को हमने ये बात शेयर की है और आपके साथ सबके साथ शेयर भी होगी कि पीएच के फार्मूले में लॉग है, लॉग, और इसके बाद ये होता है कि अगर आयन की कंसंट्रेशन दी जाती है तो एंटी लॉग भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी हमने आपको बताया कि लॉग के लिए या तो आपको लॉग टेबल चाहिए या कैलकुलेटर चाहिए, लेकिन एप्टीट्यूड में ऐसी ट्रिक्स बताई जाती हैं जिसमें ना कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है ना लॉग बुक की ज़रूरत पड़ती है, आप खुद से लॉग भी निकाल सकते हो और एंटी लॉग भी निकाल सकते हो, ठीक है, जो आपसे शेयर भी की गई हैं। इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल आते हैं मोलैरिटी के, और मोलैरिटी के अक्सर नहीं पूछे जाते, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं जिसमें आपसे पूछी जाती है नॉर्मेलिटी, जबकि अमूमन हमारी फर्स्ट ईयर की बुक में नॉर्मेलिटी का जिक्र नहीं है। लेकिन एक तरीका है, एक टेक्निक है जिसमें होता ये है कि जब आपको मोलैरिटी पता चल जाए ना तो मोलैरिटी की मदद से आप नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हो, यानी नॉर्मेलिटी का फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस मोलैरिटी पता हो तो नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। तो वो ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर की गई हैं। इसके अलावा बैलेंस द इक्वेशन हम जो करते हैं उसमें ये होता है कि फर्स्ट टाइम में तो 6 स्टेप्स करते हैं, अब 6 स्टेप्स नहीं करने होंगे आपको, जैसे कि 4 स्टेप दिए हुए होंगे, पहले से हुआ है, सही है ना, 4 स्टेप तक कहानी हो चुकी है कंप्लीट। 5वां स्टेप आपने खुद करना है, मतलब वो कहेगा चार्ज बैलेंस करके बताते हैं, हाइड्रोजन आयन कितने आएंगे, हाइड्रोजन आयन बैलेंस करके बताते हैं, वाटर कितना लगेगा ये बैलेंस करके बताते हैं। तो अब वो स्टेप वाइज बैलेंस द इक्वेशन आएगी। तो मेरे ख्याल में ये टॉपिक्स हैं कुछ ऐसे जिनसे आपको न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट होता है। अब मैं आता हूँ चैप्टर 7 का, चैप्टर नंबर 8 पे। चैप्टर नंबर 8 में ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल अक्सर हमने देखे हैं वो या तो रेट कॉन्स्टेंट के आ जाते हैं, रेट कांस्टेंट जैसे हम शॉर्ट में के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के फार्मूले से के का फार्मूला बन जाता है। इसके अलावा ऑर्डर वाले न्यूमेरिकल जो आपका टारगेट होने चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे न्यूमेरिकल अमूमन हमें पास पेपर में देखने को मिले हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स की तैयारी कर लेते हैं तो आपके न्यूमेरिकल्स वाला जो पोर्शन है 15 में से, जैसे 15 MCQ मैंने बताया एमकेट में पूछे जाते हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से, तो 15 में से 6 तो न्यूमेरिकल आते हैं, 5 तो न्यूमेरिकल आते हैं। तो अगर आप ये टॉपिक्स कवर कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, उसमें मैं आपको थ्योरेटिकल टॉपिक्स कुछ ऐसे बताऊंगा जो अमूमन एग्जामिनर का टारगेट होते हैं, जिनसे एमकेट के MCQs बनते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।